डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 10वां अध्याय सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। यहाँ हमें सदिश ए के बराबर i माइनस 7j प्लस 7 के और सदिश बी के बराबर 3i माइनस 2j प्लस 2 के दिया है। तो हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। पहले हमें a का सदिश गुणनफल b के साथ ज्ञात करना है और फिर उसका परिमाण ज्ञात करना है। तो पहले a क्रॉस b हम ज्ञात करेंगे। a क्रॉस b ज्ञात करने के लिए यहाँ i j k, पहले a में i j k के कंपोनेंट i j और k के नीचे लिख देंगे। i का कंपोनेंट यहाँ 1 है, j का -7 है और k का 7 है। अब b में i j k के कंपोनेंट लिखो, ये 3 -2 और 2। अब ये एक सारणिक का प्रश्न बना है और सारणिक के प्रश्न को हम हल करेंगे। तो ये एक्सपेंड बाई r1 कर देंगे तो i के साथ ये छोड़ दो -14 और +14 और -j इंटू ये हो जाएगा, ये छोड़ देंगे 1 दूना 2 -21 और प्लस k इंटू ये छोड़ दो -2 + 21। तो ये आ जाएगा 0i और 2 - 21 -19 और को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस 19j और ये प्लस 19k, ये रह जाएगा। तो 0i + 19j + 19k। अब हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो a क्रॉस b इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे तो यहाँ i के कंपोनेंट का वर्ग प्लस j के कंपोनेंट का वर्ग प्लस k के कंपोनेंट का वर्ग और इसका वर्गमूल। तो ये आ जाएगा 0 + 19 गुणा 19 361 होता है, ये भी 361 हो जाएगा और 361 का दोगुना 2 6 6 12 722 और इसका वर्गमूल। अब इसको लिख सकते हैं हम 361 गुणा 2, 361 19 का वर्गमूल वर्ग और ये वर्गमूल 2, ये उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमें a और b दो सदिश दिए हुए थे, हमें a क्रॉस b और फिर उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना था। तो पहले हमने a क्रॉस b ज्ञात किया, फिर इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात किया। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 2 है, सदिश a प्लस b और सदिश a माइनस b की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी हमें a दिया हुआ है और b दिया हुआ है। तो देखो प्रश्न समझो पहले क्या दिया है। सदिश a प्लस b हमें ज्ञात करना है, सदिश a माइनस b ज्ञात करना है, फिर इनकी लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। लंब दिशा में यानी इनकी लंब दिशा कौन होगी, जो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में जो सदिश आएगा वो इसके भी लंब में होगा, इसके भी लंब में होगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, a प्लस b ज्ञात करेंगे और फिर a माइनस b ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम ज्ञात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर c आ जाएगा और फिर c का मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है। तो c का मात्रक सदिश होता है c बटे c का परिमाण, ये मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है। ये इतना काम करेंगे, पहले a प्लस b ज्ञात करेंगे, फिर a माइनस b, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट और फिर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ सबसे पहले आप a प्लस b ज्ञात करो। a प्लस b हो जाएगा ये 3i प्लस 2j प्लस 2k और प्लस में ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k।
जब इनका जोड़ करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 3 और 1 4i प्लस 4j और ये 2 में से 2 जाएगा तो 0 के। अब a माइनस बी करना है तो a माइनस बी तो ये 3i प्लस 2j प्लस 2 के इसमें से घट जाएगा i प्लस 2j माइनस 2 के। तो ये घटाओ 3i में से 1i जाएगा 2i बचेगा 2j में से 2j घटेगा तो ये 0j बचेगा 2 के माइनस माइनस प्लस 2 के ये हो जाएगा 4 के। हमने a प्लस बी ज्ञात कर लिया a माइनस बी ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों की सदिश गुणनफल हम ज्ञात करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट हम ज्ञात करेंगे। तो a प्लस बी का वेक्टर प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ और ये हो जाएगा i j k और यहाँ पर 4 4 0 4 4 0 यहाँ पे 2 0 4 और इसका हमें सारणिक ज्ञात करना है। सारणिक हम ज्ञात कर लेंगे इसका तो ये आ जाएगा i के साथ 16 माइनस 0। इसको एक नए वेक्टर c का नाम दे देते हैं a प्लस बी और गुणा a माइनस डी। इसको एक हमने नया नाम दे दिया वेक्टर c और ये i के साथ 16 माइनस 0 माइनस j के साथ ये चला जाएगा ये चला जाएगा ये और ये तो 4 चौके 16 माइनस 0 ये भी यही हो जाएगा और प्लस में k के साथ ये छोड़ देंगे 0 माइनस 8 तो ये वेक्टर c आ जाएगा हमारे पास 16i माइनस 16j माइनस 8 के 16i माइनस 16j माइनस 8 के। अब हमें क्या करना है इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो c का मात्रक सदिश। अगर आप c ना मानना चाहो तो यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हो आप, इसकी वैल्यू आ गई फिर ये इसका मात्रक सदिश ज्ञात कर देंगे। ये होता है वेक्टर c बटे इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब c का हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना पड़ेगा, परिमाण। तो c का मैग्नीट्यूड यहाँ से देखो 16 का वर्ग प्लस में माइनस 16 का वर्ग प्लस में माइनस 8 का वर्ग और ये वर्गमूल 16 गुणा 16 256 256 8 8 64 ये आया। अब यहाँ पे जैसे 256 256 512 512 में 64 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 576 576 24 का वर्ग होता है तो ये है 24। तो इसलिए अभीष्ट मात्रक सदिश ये हो जाएगा c सदिश बटे c का मैग्नीट्यूड। तो ये है 16i बटे 24 माइनस 16j बटे 24 और माइनस 8k बटे 24। कटता हो तो काट दो नहीं तो यही उत्तर लिख दो। ये 8 दूना 16 8 3 24 8 दूना 16 8 3 24 2 बटे 3i माइनस 2 बटे 3j माइनस 1 बटे 3k। ये आपका अभिष्ट मात्रक सदिश है। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ इसकी दो डायरेक्शन हो सकती है, एक ऊपर की तरफ हो सकती है, एक नीचे की तरफ हो सकती है। तो हमें इसके नॉर्मल का यदि निकालना है तो एक बार इसको पॉजिटिव कर देंगे और एक बार इसको नेगेटिव कर देंगे तो एक ये भी इसका उत्तर आ सकता है सी कैप बराबर माइनस 2 बटे 3i प्लस 2 बटे 3j प्लस 1 बटे 3k। तो इसके लंब दिशा में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यानी जब हम इसकी लंब दिशा का मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे तो ये प्लस माइनस में आप
लिख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल जो है वो आपका ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मात्रक सदिश है वो जो उत्तर आया है उसका हम नेगेटिव भी कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक मात्रक सदिश a i के साथ पाई बटे 3, j के साथ पाई बटे 4 तथा k के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से a के घटक भी लिखिए। तो यहाँ में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक मात्रक सदिश a दिया हुआ है। मात्रक सदिश a दिया हुआ है तो इसका मतलब a का परिमाण है वो 1 दिया है। अब हम मान लेते हैं, माना a के घटक जो है वो a1, a2, a3 है, तो इसलिए सदिश a है वो हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब ये कहता है कि i के साथ पाई बटे 3 का कोण बनाता है। ये i के साथ कितने का कोण बना रहा है, पाई बटे 3 का। तो हम डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाते हैं, तो कोस पाई बटे 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये यानी ये, और जैसे मैं दूसरा वेक्टर मान लेता हूं b, ये आपको करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये i है। अब a और b के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है, और एंगल हमें पाई बाय 3 दिया हुआ है। तो कोस पाई बाय 3 बराबर a डॉट b। तो a डॉट b करेंगे तो i वाले का i के साथ प्रोडक्ट a1 का ये हो जाएगा 1 के साथ, बाकी दोनों 0 बटे a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, i का मैग्नीट्यूड, i के साथ जो है वो 1 है, 1 का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यहाँ से cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू a1 बाय ये a मैग्नीट्यूड का मान 1 है, i का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, ये 1 गुणा 1, और cos पाई बाय 3 का मान होता है 1 बटे 2, तो a1 के बराबर आ जाएगा 1 बटे 2। यहाँ से जैसे ये पार्ट हमने किया कि i के साथ पाई बटे 3 का कोण बनाता है, अब j के साथ पाई बटे 4 का, तो अब दोबारा से लेके चलते हैं। अब j के साथ cos पाई बाई 4 के साथ, यानी a के बराबर तो यही है, और आप यहाँ पे वेक्टर c है वो j मान लो, j के साथ पाई बाई 4 का कोण बनाता है, तो हम क्या करेंगे a डॉट c, तो a डॉट c करेंगे हम, तो ये 0 हो जाएगा, a2 की गुणा 1 के साथ हो जाएगी, और बटे में a2 का मैग्नीट्यूड इंटू j का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा a2 बटे ये a2 का मैग्नीट्यूड नहीं होगा बल्कि पूरे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होगा, और ये पूरा वेक्टर j हमारा, तो a का मैग्नीट्यूड हमें 1 दे रखा है, ये भी 1 है, तो cos पाई बाई 4 का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 2, तो a2 का मान 1 बटे वर्गमूल 2 आया। अब तीसरा जो कोण दे रखा है हमें वो थीटा दे रखा है और को k के साथ बनाता है, तो यहाँ से कोस थीटा के बराबर हम देखें कि कोस थीटा ये एक न्यून कोण हमें दिया हुआ है जो कि k के साथ बनाता है। जिस तरह से हमने ये किया इसी तरह से हमने कोई वेक्टर d बराबर k ले लिया और a वेक्टर के बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k हमारे पास है। इन दोनों का बीच का कोण है वो कोस थीटा है, तो ये आ जाएगा a3 बटे a का मैग्नीट्यूड इंटू k का मैग्नीट्यूड, यहाँ से a3 बटे ये भी एक, तो a3 के बराबर कोस थीटा, a3 बराबर कोस थीटा। अब
हमारे पास जो ए वेक्टर दिया हुआ है वो a1i प्लस a2j प्लस a3k ये दिया हुआ है और ये एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है तो इसका मतलब इसके कंपोनेंट के वर्ग का जो जोड़ है वो 1 होगा। तो यहाँ a एक मात्रक सदिश है तो इसलिए क्या होगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास a1 का भी मान है, a2 का भी है, a3 का भी है, तीनों हमने ज्ञात कर रखे हैं, यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा a1 का मान 1/2 का वर्ग, a2 का मान 1/वर्गमूल 2 इसका वर्ग और प्लस में a3 का मान है वो कोस थीटा तो इसका वर्ग अंडर रूट बराबर 1। तो अब ये हमें दिया हुआ था, इससे हमने ये ज्ञात किया कि मात्रक सदिश में कंपोनेंट के वर्ग का जो जोड़ है वो 1 के इक्वल होता है। तो दोनों तरफ आप वर्ग कर दो, अंदर खोल लो, ये 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये वर्गमूल हटाओगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, 1 ही रहेगा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4 तो लघुत्तम आएगा 4, 4 माइनस 2 2 माइनस 1 1/4 रह जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 और कोस थीटा के बराबर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/2। कोस थीटा बराबर 1/2। प्लस माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये न्यून कोण है और न्यून कोण जो है वो पहले क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, कोस थीटा के बराबर 1/2 तो थीटा इज इक्वल टू π/3। तो अब हमें इसके घटक भी लिखने हैं। तो ये कहता है कि इसकी सहायता से a के घटक भी लिखिए। तो a के घटक हमने a के घटक मानने हैं वो a1 a2 a3 ये मानने हैं। तो a1 का मान हमने ज्ञात कर रखा है 1/2, a2 का मान ज्ञात कर रखा है 1/2 और a3 हमने ज्ञात किया है कि कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान 1/2 ये घटक हुआ। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है आपके लिए। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ था कि यदि एक मात्रक सदिश a i के साथ π/3 का कोण बनाता है, j के साथ π/4 और k के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से a के घटक भी ज्ञात कीजिए। हमें a मात्रक सदिश दिया है, हमने इसके घटक मान लिए a1 a2 a3 तो घटक मानने हैं तो ये सदिश हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब ये i के साथ, i मैंने वेक्टर b मान लिया, i के साथ π/3 का कोण बनाता है तो हमने कोस थीटा वाला फार्मूला लगा दिया, यहाँ से a1 का मान आया। अब j के साथ ये π/4 का कोण बनाता है तो मैंने फिर कोस थीटा के लिए ये फार्मूला लगाया तो a2 का मान आया। फिर ये k के साथ कोई न्यून कोण थीटा बनाता है तो हमने कोई कोण जो है वो थीटा ले लिया और कोस वाला फार्मूला लगाया तो a3 का मान आया। a1 a2 a3 का मान हमारे पास आया है और a को मात्रक सदिश दे रखा है। मात्रक सदिश यदि हमें दिया हुआ है तो इसका परिमाण जो है वो 1 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे a1 a2 a3 के मान रख के और कोस थीटा का मान ज्ञात कर दिया। अब हमें a के घटक भी ज्ञात करने थे, a के घटक a1 a2 a3 तो तीनों मान यहाँ पे रख दिए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, दर्शाइए कि a माइनस b क्रॉस a प्लस b बराबर 2a क्रॉस b होगा। तो यहाँ पे ये a माइनस b इसका क्रॉस पहले a के साथ कर दो और प्लस में a माइनस b का क्रॉस b के साथ कर दो। ये कौन सा लॉ लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब फिर दोबारा से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, इसकी a की क्रॉस a के साथ माइनस b की क्रॉस a के साथ और प्लस में
इस ए का क्रॉस बी के साथ और माइनस बी का क्रॉस बी के साथ। फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर लगा दी हमने, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया दोबारा से। तो अब ए क्रॉस ए का मान जो है वो 0 होता है और माइनस बी क्रॉस ए को लिखा जा सकता है प्लस ए क्रॉस बी, और ये ए क्रॉस बी एज इट इज है, माइनस ये 0 हो जाएगा। ये क्यों लिख दिया? क्योंकि ए क्रॉस बी है उसको हम माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो ये हर लाइन का हमें रीजन लिखना पड़ेगा साथ में। ये बना हमारे पास ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को, ये भी ए क्रॉस बी है, ये भी ए क्रॉस बी है, इनको जोड़ के हम लिख सकते हैं 2 ए क्रॉस बी, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हम और हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 है। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रखी है, लैम्डा और म्यू का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आई जे के, यहाँ पे 2 6 और ये है 27। नेक्स्ट में यहाँ पे आई का कंपोनेंट 1, जे का कंपोनेंट लैम्डा और के का कंपोनेंट म्यू, और ये हमें दिया हुआ है 0 वेक्टर के बराबर। इसका मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k के। यहाँ भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो i के साथ 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस j के साथ ये छोड़ देंगे 2 म्यू माइनस 27, और प्लस k के साथ ये छोड़ देंगे 2 लैम्डा माइनस 6। ये हो जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k के बराबर। अब i का कंपोनेंट i के साथ कंपेयर करेंगे, j का कंपोनेंट j के साथ कंपेयर करेंगे, k का कंपोनेंट k के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 बराबर 27 लैम्डा, इसके बराबर 0। तो यहाँ से तो कोई रिजल्ट हमारा नहीं निकलेगा। यहाँ से देखो माइनस 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, और यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। तो इन दोनों से रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा के बराबर 6, लैम्डा की वैल्यू आई 3। अब यहाँ से म्यू देखो 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, और म्यू के बराबर आ जाएगा 27/2। क्या ये दोनों की दोनों वैल्यूज यहाँ सेटिस्फाई होती है? हम देखते हैं कि 6 गुणा 27/2 माइनस 27 गुणा 3 बराबर 0। ये दोनों की दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। ये 81 माइनस 81 बराबर 0, तो इसलिए लैम्डा का मान 3 और म्यू का मान 27/2 बिल्कुल सही है। इसलिए लैम्डा बराबर 3 और म्यू बराबर 27/2 होगा। यानी यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ सिर्फ हमें जो दिया हुआ था कि कोई दो सदिश हमें दिए हुए हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट वो 0 वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट की, उसको 0 के बराबर रख दिया, और i के कंपोनेंट को i के बराबर, j के कंपोनेंट को j के बराबर, k के कंपोनेंट को k के बराबर। यहाँ से लैम्डा और म्यू का मान हमारे पास आया जो कि अभिष्ट मान है, और इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है, दिया हुआ है कि a डॉट b बराबर 0 और a क्रॉस b बराबर 0, तो सदिश a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो ये देखो, जब पहला केस हमारा कि a डॉट b बराबर 0 है, तो इसका अर्थ ये है कि a बराबर 0 या b बराबर, यानी या तो a का मैग्नीट्यूड 0 होगा या b का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या फिर a जो है वो लंब होगा b पर। ये कब होगा? जब a या b में से कोई 0 ना हो।
ए तथा बी शून्येतर हो। जब ए और बी शून्येतर है उस समय ए परपेंडिकुलर बी होगा। अब दूसरी कंडीशन देखो, ये कहता है कि ए क्रॉस बी जीरो, तो ये कब हो सकता है ए क्रॉस बी जीरो? या तो ये जीरो हो, या ये जीरो हो, या ए समांतर हो बी के। ए समांतर बी कब होगा? जब ए और बी दोनों शून्येतर हो। जब ए तथा बी दोनों शून्येतर हो उस समय ये पैरेलल होगा। अब ये कंडीशन इकट्ठी नहीं हो सकती कि ए जो है बी के पैरेलल भी हो और बी के परपेंडिकुलर भी हो, लंबवत भी हो और समांतर भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यहां ऐसा संभव नहीं है कि ए है वो बी के परपेंडिकुलर भी हो और ए बी के समांतर भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए या तो ए बराबर जीरो होगा या बी बराबर जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो यही निष्कर्ष हमने निकाला है कि ए और बी में से कोई एक जीरो होगा और ये कंडीशन दूसरी नहीं हो सकती। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।